सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथी जान गए हैं कि आज मंजरी के साथ फिर से आ गई है आरती श्रीवास्तव। तो आरती, तुम्हें बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को भी आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। तो भाई कैसी हो आरती? ठीक हूँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि जब सुबह सुबह होती है ना, तो पक्षियों की जो चहचहाट होती है, जो उनकी बोलियां सुनाई देती है मीठी मीठी, तो उनको सुनकर तुम्हें कैसा महसूस होता है? बस पूछो मत, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही एकदम लगता है ना कि सुबह सुबह की जो आने की आहट होती है ना, वो पक्षियों की आवाज से मिलती है। जब देखो, जब सुबह सुबह निकलने वाला होता है, सूरज निकलने वाला होता है, उस समय कितनी चिड़ियाओं की चहचहाट से एकदम गूंजने लगता है पूरा। बिल्कुल। आजकल झाड़ों पर देखो ना, कोयल की आवाज सुनाई देगी, वो कितनी भी दूर बैठी हो, लेकिन उसकी कूक इतनी तेज होती है कि वो हम तक पहुंच जाती है। और छोटी छोटी चिड़िया आती है, पीली मंजरी के आने की मंजरी के आने की हमें बताते हैं। कोयल हमें सूचना देती है कि अब आमों पे मंजरी, मतलब पेड़ों पे मंजरी आ गई। क्या बात है, मैंने सोचा कहाँ पे तुमने पहुंचा दिया मुझको। तो देखो, इसी तरह से जो हमारी चिड़िया जो प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर रंगों वाली होती है, वो पेड़ों पे सुबह झूलती हैं, खूब गुनगुनाती हैं, गाती हैं, बोलती हैं। और कई बार ऐसा भी सोते सोते आंख लगी होती है, हम सो रहे होते हैं, उस समय कानों में सुबह आवाज आती है, जैसे वो कह रही हो चिड़िया कि उठो उठो उठो, ऐसी आवाजें आती है चिड़ियों के उससे। और बताओ आपको मंजरी की, हम लोग ने जो घर के जो बालकनी है ना, वहां पे बिल्कुल वो दाना लगाने का, दाना रखने का रखा हुआ है, उस पे दाना डाल देते हैं। तो सुबह सुबह एकदम जो तोते आते हैं बहुत सारे, और मतलब वो सोने, आप अगर चाहें कि हम थोड़ी देर और सो लें तो वो नहीं सोने देंगे आपको। बिल्कुल। इतनी जोर जोर से बोलते हैं कि आपको उठना पड़ता है। देखो, अपने साथियों को, एक दूसरे को संदेश देते हैं अपनी आवाज के द्वारा। और जब हम सुबह सुबह, शांत माहौल होता है सुबह का, उस समय जब हम चिड़ियों की बोली सुनते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें सुकून देता है कहीं ना कहीं। तो कहना चाहिए कि सुबह आप जल्दी उठें और आसपास आपका माहौल ऐसा है कि आप आवाजें सुन सकते हैं, तो आप एकदम आंख बंद करके सोचिए कि आपको कितनी तरीके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, और गिनने की कोशिश कीजिए। उससे आपका मस्तिष्क भी एक्टिव होता है। और हमारा मस्तिष्क आज बहुत सारे विषयों से भी तो एक्टिव होगा, है ना? बहुत सारे विषय। तो देखो, हमारे जो आज विषय हमने लिए वो भी बता देते हैं कि हल्की फुल्की बातें, उसमें हम बात करेंगे कैसे कैसे बहानेबाज, है ना? किस तरीके से आप बहाने बनाते हैं, अपने अपने बहाने बताइए आप, क्योंकि मैं मान नहीं सकती कोई बहाने नहीं बनाता। हर कोई थोड़ा छोटा हो जाए बड़ा, बहाने तो जरूर दिन भर में 10-12 बहाने तो बन ही जाते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो बनाती हूँ। मुझे तो हमारे साथी लिखकर अपने किस्से बताएंगे। और सखी विशेष के अंतर्गत आरती, आज किसकी बात करने वाली हूँ? आज हम बात करेंगे वाणी कोला जी की, जो कलारी कैपिटल के संस्थापक हैं। और मुहावरों की दुनिया में नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सही कह रही हो। इस गाने पे तुम्हें नाचने नहीं आता है और कैसी बातें कर रही हो, है ना? इस तरह की बातें हमेशा आ जाती हैं जब नाचने के लिए कहा जाता है किसी से, तो भी कहता है अरे गाना तो ऐसे ही, वरना तो मैं क्या नाच के दिखा देती। मतलब आता है, वो चीज आती नहीं है, लेकिन आपको शेकी बगा रही है, हमको ही आता है। लेकिन मतलब गलती हमारी नहीं है, अगर हम गिर पड़े तो गलती हमारी नहीं है, वो तो आपका आंगन ही टेढ़ा था। यानी जी, चीज में कमी है, हमें नहीं है। हमें नहीं है, सही बात है। और क्या खास बात है आज हम बात करेंगे फोन में हो कुछ जरूरी एप्लीकेशंस, जिनके जरिए आप बहुत से जरूरतों को अपने पूरा कर सकते हैं, बहुत सी परेशानियों में आपको मदद करती हैं वो एप्लीकेशंस। तो वो बहुत जरूर आपके फोन में होनी चाहिए इंस्टॉल। तो ये हम इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं कि एक बार में उनको हम बता नहीं सकते, इसलिए हम 2 बार में के बारे में बात करेंगे। आज हम पहले भाग में बात करेंगे, और फिर जब अगली बार होगी तो दूसरा भाग लेकर आएंगे इसका। क्या बात है आरती, कौन कौन सी जो एप्लीकेशंस हैं आपके फोन में होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर आई हो आरती। और आज है विश्व रचनात्मक दिवस, तो इसके बारे में भी हम बातें करेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ रचनात्मक शक्ति होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो कैसे वो बाहर लाते हैं, वो अपने बारे में हमें बताएं। और जैसे कि हमने चिड़िया की बात करी, तो जब बढ़िया सी हवा चल रही होती है, इमेजिन करो, कल्पना करो, तो कैसा लगता है ना? लेकिन आजकल तो देखा जाए गर्म हवाएं चल रही हैं, तो हम लोग पहले ही कह देते हैं कि ये गाना आपको घर बैठे सुकून देगा, आप जहाँ कहीं भी होंगे आप सुकून देगा, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलेगी। तो चलिए हमारे और आरती के संग में आप सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत।
आरती देखो हमने गीत कितना प्यारा सा सुनाया बावर्ची पवन फिल्म में का। एकदम डोलने ही लगा एकदम दिल, जी। क्योंकि ना बहुत गर्मी हो रही है आजकल। तो बावर्ची फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर ने गाया और कैफी आजमी के बोल थे। तो कितना प्यारा सा गीत था। और आज हम लोग देखो बात करने वाले हैं विश्व रचनात्मकता दिवस के बारे में। बिल्कुल। और विश्व रचनात्मकता दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें लोगों के नए विचारों पर ध्यान देना और उनको प्रेरित करना और उनके विचारों से रचनात्मकता की ओर बढ़ावा देना शामिल होता है। जैसे जब हम कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं, कुछ चीजें और वस्तुओं को हम बनाना चाहते हैं या किसी काम को अलग तरीके से करना चाहते हैं, ऐसी क्षमता सोच को उसके परिणाम तक पहुंचाने में जागरूक करता है ये दिन। बिल्कुल। और व्यक्ति अगर क्रिएटिव होता है ना आरती, तो चाहे वो पढ़ाई में हो या नौकरी में हो या कोई भी व्यवसाय कर रहा हो या मीडिया के क्षेत्र में ही वो जुड़ा हो, हर जगह रचनात्मक सोच को, उसके काम करने के तरीके को अहमियत देता है। क्योंकि जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो आसानी से समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं और जीवन में वही आगे बढ़ जाते हैं जो जब वो अच्छी तरह से सोचते हैं और अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं, या जिस काम में आप माहिर हैं उसमें आप अपनी और अच्छी सी काबिलियत दिखाएं तो उसका असर जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो हमें किसी लीक से बंधने से रोकती है। बिल्कुल। वो हमें बांधती नहीं, बल्कि हमें आजाद खुला छोड़ती है कि हम कुछ ना कुछ नया करते रहें, चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। और रचनात्मकता को हम सीमित नहीं कर सकते कलाकारों या लेखकों तक, ये सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति अपने तरीके से रचनात्मक हो सकता है। जैसे कि बुनकर, हस्तकला के क्षेत्र में जैसे कोई बच्चा अपने पढ़ाई करने के तरीके में बदलाव ला सकता है, विषयों को समझने के नए सरल उपाय अपना सकता है, कोई गृहिणी अपने व्यंजनों की खोज कर सकती है, कर्मचारी अपने काम को बेहतर बनाने के लिए नए उपाय सोच सकता है। कुछ गलतियां होंगी पहले, लेकिन इनसे डरना नहीं है और हमेशा इनसे सीखकर कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और विश्व रचनात्मकता दिवस की शुरुआत 2001 में हुई थी और जिसका उद्देश्य लोगों को नए विचारों के प्रति जागरूक करना और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना था। और बाद में यूनाइटेड नेशंस ने साल 2017 में 21 अप्रैल को आधिकारिक रूप में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में इसे मान्यता दी। बिल्कुल। और ये दिवस हमें ये सिखाता है कि हर एक व्यक्ति में कुछ नया करने की क्षमता होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में आगे बढ़ने की। इस विषय की थी और इस वर्ष जैसे कि हर बार की अलग थीम होती है, तो इस वर्ष की थीम है स्टेप आउट एंड इनोवेट, यानी कि सामान्य लीक से बाहर निकलें और कुछ नया रचनात्मक करें। बिल्कुल। जैसे कि आजकल बच्चे देखो जब कुछ जैसे कोई कोर्स करते हैं, उसके बाद जब वो उसको क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल करते हैं, जब फील्ड में आकर के, उस क्षेत्र में आकर के उसके ऊपर काम करते हैं, तो वहां पर उनकी सोच, उनकी रचनात्मक शक्ति का विकास होता है और जो उनके अंदर नए नए विचार आते हैं कि भाई इस चीज को हम ऐसे करें, इस चीज को वैसे करें, तो तभी वो अच्छा कर पाते हैं। जैसे कि किसी ने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है या कोई इंजीनियरिंग घर बनाने के उसमें है, तो वो अपनी तरह से डिजाइन करता है। और हम हर बार सखी विशेष भी लेकर आते हैं, जो महिला उद्यमी हैं उनको लेकर आते हैं, तो ये रचनात्मक सोच का नतीजा है जो वो एक अलग काम कर रही हैं कि वो उसी चीज के ऊपर नहीं चलें कि बस हमें कुछ एक ही काम करते रहना है। तो उन्होंने नए नए चीजें सोची, उसको और अपने काम को जो भी उनको टैलेंट था उनके अंदर उसको और बढ़ावा दिया और उसके जरिए उन्होंने नए नए चीजों के, उससे समाज में भी बदलाव आया। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में आसपास हैं कि हम उनको अपना करके रचनात्मकता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कोई कला के प्रति रुझान रखता है, तो अब पहले पेंसिल वर्क पर अच्छे से अपने हाथ साफ करेगा, उसके बाद वो कलर भरेगा, तो उसकी जितना ज्यादा आप रंग भरेंगे, प्रैक्टिस करना सीखेंगे ब्रश चलाने की, उतनी ही ज्यादा आपकी कला और निखरती जाएगी और रंग भरने के तरीके आपको समझ में आने लगेंगे कि कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। मंजरी, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि रचनात्मकता और नवाचार का महत्व इतना है कि रचनात्मक उद्योग सांस्कृतिक नीतियों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करते हैं। ये गरीबी उन्मूलन और भुखमरी और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए पारंपरिक सोच से अलग हटकर नए रास्ते खोजने में मदद करता है। तो आरती, समय हो चला एक अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद।
अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं आरती सगी सहेली के मंच पर। और आरती, तुम विश्व रचनात्मक दिवस के ऊपर संदेश पढ़ रही थी, तो इसमें एक संदेश मुझे मिला है कि ये दिवस जो है हर साल 21 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने साल 2017 में आधिकारिक मान्यता दी थी। और इस दिन का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समस्या समाधान में रचनात्मक सोच और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें पारंपरिक तरीकों से हटकर नए विचारों के साथ दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना है। बिल्कुल। और एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपनी समस्याओं के समाधान में नए तरीकों या नए इतिहास को जगह दे सकें। ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि हम अपनी जो रचनात्मक सोच होती है उसको बढ़ावा दे सकें और समस्याओं का समाधान करने के लिए नए नए तरीकों की खोज कर सकें और नए तरीके से सोच सकें। और एक लिखते हैं कि क्रिएटिविटी कोई जन्मजात गुण ही नहीं बल्कि अभ्यास और सोच से विकसित होने वाली क्षमता है। यदि हम रोज थोड़ा नया सोचें और करने की कोशिश करें तो हम अपनी रचनात्मकता को आसानी से निखार सकते हैं। किताब पढ़ें, नई कला या कौशल अपनाएं, लिखें, चित्र बनाएं, संगीत सुने। ऐसा क्यों और कैसे जैसे सवाल सोच रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। बहुत सही सी बात लिखी है। तो इसी के साथ एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ है। तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। होठों से देख इनके टकराए ना तेरा प्याला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। इस महफिल से उठा दिल ना बहलेगा ये मतवाला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। तो देखो कितना प्यारा सा गीत है, कोई सोने के दिल वाला, है ना। तो दिल का कहना चाहिए कि खरा होना, अच्छा होना बहुत अच्छी बात होती है।
और आज हम जिन को लेकर आए हैं अपनी सखी को, सखी विशेष में, वो उनका भी दिल सोने का ही है। और क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी अपने रचनात्मकता को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसका उपयोग किया कि देखिए आज उनका नाम है दुनिया में। तो हम लेकर आए आज वाणी कोला जी को। तो वाणी कोला का जन्म हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की पढ़ाई उस्मानिया विश्वविद्यालय से पूरी की थी और इस समय वो 400 इंजीनियरिंग छात्रों में से 6 लड़कियों में से उस समय वो एक थी। बिल्कुल। और फिर वो यूएस चली गई और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री पूरी करी। और इसके बाद उन्होंने कई प्रसिद्ध कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम किया। वाणी ने करीब 12 वर्षों तक एक कर्मचारी के रूप में काम किया और 1996 में उन्होंने अपना पहला व्यावसायिक उद्यम राइट वर्क्स स्थापित किया। हर 4 साल से अधिक समय तक कंपनी का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद उन्होंने राइट वर्क्स के 53% शेयर इंटरनेशनल कैपिटल ग्रुप को बेच दिए। और इसके बाद वाणी ने 2001 में एंथॉर्बिट नामक एक और कंपनी शुरू करी। कंपनी में अपने 4 साल की कार्यकाल के दौरान कंपनी वित्तीय अनुपालन बाजार में अग्रणी बन गई और 2005 में संगठन ने घोषणा की कि एक प्रसिद्ध कंपनी ने उसका सटर्स इंटरनेशनल कंट्रोल्स एंड एश्योरेंस सॉफ्टवेयर जो है वो खरीद लिया है और अगले कुछ दिनों में वाणी जो थी वो भारत आ गई। यहीं से वाणी के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ और वाणी ने 2006 में वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में अपना सफर शुरू किया। अमेरिका से लौटने के बाद वाणी ने अपना सारा समय शोध करने, यात्रा करने, लोगों से मिलने, माल घूमने और भारतीय बाजार को समझने में बिताया। और जब वाणी ने अपनी फर्म शुरू करने की तैयारी वो कर रही थी तो उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कि क्या स्टार्टअप इकोसिस्टम में पर्याप्त उद्यमी होंगे और क्या भारतीय स्टार्टअप बाजार इसके लिए तैयार है। और देश की बाजार क्षेत्र का दौरा करने के बाद वाणी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदलाव के कई संकेत देखे। वाणी ने सकारात्मकता के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया और साथ ही इकोसिस्टम में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने उद्यमी विनोद धाम और कुमार शिरालागी के सहयोग से $189 मिलियन का भारतीय फंड लॉन्च किया। और इस फंड को NEA का समर्थन प्राप्त था और इसका नाम NEA इंडो यूएस वेंचर पार्टनर्स रखा गया। ये साझेदारी लगभग 4 वर्षों तक चली, जिसके बाद NEA ने संयुक्त उद्यम से अलग होकर सीधे भारतीय स्टार्टअप बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इस सहयोग के पीछे एक कारण ये था कि भारतीय बाजार में NEA की उपस्थिति बहुत अधिक नहीं थी। बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने NEA इंडो यूएस वेंचर पार्टनर्स को समर्थन देने पर सहमति जताई। जब संगठन ने सीधे तौर पर भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला किया तो वाणी को लगा कि एक बड़ी उलझन पैदा होने वाली है। इसीलिए 2010 में NEA इंडो यूएस वेंचर्स का नाम बदलकर इंडो यूएस वेंचर्स कर दिया गया। ये कंपनी की रणनीति में बदलाव से कहीं ज्यादा उसकी पहचान में बदलाव था। बिल्कुल आरती, और वेंचर कैपिटल शुरू करने के लिए वाणी ने अपने पार्टनर शिरालागी के साथ मिलकर अपनी फर्म का नाम बदलकर कलारी कैपिटल रख दिया। ये बेंगलुरु स्थित एक कैपिटल फंड टीम है। कलारी कैपिटल भारत भर में शुरुआती चरण की प्रौद्योगिकी उन्मुख कंपनियों में निवेश करने पर केंद्रित है और इसका नाम केरल राज्य में उत्पन्न मार्शल आर्ट कलारीपिट्टू से प्रेरित है। टीम का विचार प्रतिभाशाली उद्यमियों को तैयार करना था। अब 4 वर्षों के भीतर और 55 निवेशों के साथ कलारी कैपिटल्स शुरुआती चरण के व्यवसायों में भारत का अग्रणीय निवेशक बन गया है और साथ ही टीम जो है वो उद्यमियों का ध्यान भी रखती है और उनके विकास के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन करती है। कंपनी द्वारा किए गए कुछ सफल निवेशों में से हैं स्नैपडील और बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो इसमें चल रही हैं। और वाणी कोला जो है वो भारत में महिला उद्यमिता की मिसाल है। बड़े मंच पर सफलता हासिल करने के बाद स्टार्टअप जगत की सेवा करने की उनकी विचारधारा ने उन्हें देश के कई उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना दिया। वाकई में आरती, इनका जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है और इनकी इस कहानी से हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी खासी कंपनी हम खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन लेते हैं।
देखो कितना प्यारा सा गीत हम लोगों ने बहुत, सुना, और बहुत। मैंने देखा कि तुम झूम रही थी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लगता है ये गीत है ना? मुझे। तो देखो, जो हमारा विषय है, फोन में हो जरूरी एप्लीकेशन। बिल्कुल। तो आज के समय में हम सभी फोन से ही जुड़े हुए, नेट है, इंटरनेट हमारे पास है, तो फोन से बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल गई हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी ना ऐसा लगता है कि ये चीजें जो हमें बाहर जाके में करनी पड़ती है, वो भी चीजें हम अपने फोन से कर लें। तो आज जो डिजिटल बन गया ना, तो उसमें ये हो गया कि हाँ, हमें सारी सहूलियतें घर में ही हम एक क्लिक से सारी चीजें कर सकते हैं। और देखा जाए तो आरती, समय की भी बचत होती है कि हम बिल्कुल। उतनी दूर दूर जाना है, आना है, वो एक तो समय जाता है, फिर घंटे भर लाइन लगा के हम कोई चीज, जैसे बिल जमा करना है, तो वो जमा करने में टाइम लगता और है। फिर पैसे लगा के जाओ, ऑटो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो या समस्या, कैसे जा रहे हैं, अपने वाहन से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो वो बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल। और जब हम, ऐसे होता है कि घर बैठे हम आराम से एक गैस बुक करना है जैसे, हाँ, तो हम घंटों जा रहे हैं, इससे तो अच्छा हम वहां से उसी में कर सकते हैं। ट्रेन का पता करना है, बिल्कुल। हमें अपने टिकट के बारे में पता करना है, कंफर्म हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें करनी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इतनी दूर का हमारा जो सफर है, वो हम अपने घर बैठे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग भी तो हम कितनी कर लेते हैं, घर पे बैठे आराम से कर लिया, बिल की बात हमने करी ली, कैसे कर लेते हैं, कहीं मैसेज भेजना होता है तो भी हम भेज देते हैं। तो बहुत सारी हमारे पास सुविधाएं हैं फोन में। और फोन में जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी हम बात करें, लेकिन एक समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं सखी सहेली, है ना? तो बताओ भाई, आज क्या तुम बताने वाली हो? आज हम बता रहे हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हमें बहुत ही जरूरत की है हमारे। तो जैसे कि मदद ऐप है, तो इसके जरिए क्या होता है इसमें कि जो डॉक्यूमेंट है वो उसको खोने या किसी शिकायत को करने के लिए, या कोई इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो गई है आपके सामने, तो उन चुनौतियों से जूझने में मदद करता है, इसीलिए इसका नाम ही मदद ऐप है। तो ये ऐप जो होता है, ये यूजर्स को संबंधित अधिकारियों से कनेक्ट करता है कि आप कहाँ पे अपनी जो डॉक्यूमेंट खो गया है, तो उसके बारे में आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो ये ऐप जो है वो नागरिकों को तुरंत और बेहतर समाधान प्रदान करता है। वो आपको अधिकारी बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए। और इसी तरह एक ऐप है डिजी लॉकर ऐप, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट साथ रखने के झंझट से छुटकारा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और एजुकेशनल सर्टिफिकेट शामिल है। इसमें अतिरिक्त 1 GB स्टोरेज मिलती है, यानी कि आप अपने जो आपके ओरिजिनल है वो आप घर पे रखिए डॉक्यूमेंट्स, और आप इसमें नहीं तो लोड कर सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो ये रहता था ना कि पहले डॉक्यूमेंट ढूंढो जल्दी जल्दी है, फिर उनकी फोटोकॉपी कराओ, ये करो ये करो। अब कहीं अगर एकदम से चले गए और हमें एकदम से डॉक्यूमेंट की अपनी जरूरत पड़ गई, तो हम वापस घर जाएं, लेके आएं, इससे बेहतर है हमारे फोन में पहले से ही है वो चीजें, कितनी हमने उस चीजों को दिखा दिया अपने डॉक्यूमेंट्स को। और इसी तरह एक अगली वाली क्या है, माई स्कीम है। तो भारत सरकार का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को उनकी पात्रता के अनुसार सही सरकारी योजनाओं को खोजने में मदद करता है कि हम किस तरीके की योजना को ले सकते हैं अपने लिए। तो हमें अलग अलग सरकारी वेबसाइट्स पर जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और केंद्र और राज्य सरकारों की जो कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, सामाजिक कल्याण और व्यवसाय हैं, इनके क्षेत्र में जितनी भी तरीके की योजनाएं वर्गीकृत की गई हैं, वो सारी की सारी उस फोन में आपको, उस ऐप में आपको मिलेंगी। और ये भी बताएगा कि आप उसके पात्र हैं कि नहीं है, और आप उसके पात्र हैं तो आप उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत अच्छी सी ये जानकारी तुमने दी। और इसके साथ ही एक ऐप है माई गोव ऐप, नागरिकों और सरकार के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। नागरिक अपनी राय व्यक्त करने, पोल में हिस्सा लेने और गवर्नेंस में योगदान देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का लाभ ले सकते हैं। ये ऐप नागरिकों को भारतीय राजनीति में हाल में हुई घटनाओं को भी अपडेट करके उसको प्रदान करता है, अपडेट करता है। बिल्कुल। वो सारी चीजें आपको पता चलती है कि ना, वो जो ऑटोमेटिकली वो अपडेट होते रहती है, ये नहीं कि पुरानी आपको चीजें मिलेंगी, नई नई चीजें उसमें आती रहेंगी अपडेट होकर। और साथ ही उमंग ऐप है जो कि सारी सरकारी सर्विस का समाधान प्रदान करता है। ये ऐप स्थानीय से लेकर केंद्रीय तक
सभी जरूरी सहायता प्रदान करता है और यूजर्स यूटिलिटी बिल पेमेंट से लेकर के पेंशन से संबंधित जानकारी तक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं और पीएफ की जानकारी और अन्य सरकारी सुविधा का एक्सेस भी यहाँ मिलता है कि आप किस तरीके से कौन सी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और केंद्रीय और राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं जैसे कि ईपीएफ है, गैस बुकिंग है, सब कुछ आपको एक ही स्थान पर मिलता है। सोचिए कितनी सुविधा हो जाती है। और इसी तरह एक ऐप है भीम ऐप, जो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है, जिससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलता है। ये ऐप 13 क्षेत्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और उर्दू को सपोर्ट करता है। मतलब आप जो भी भाषा जानते हैं आप उस भाषा में इससे जानकारी अपनी ले सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे IRCTC जो ऐप है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ऐप है। ये तो समझ लीजिए मोस्टली लोगों के अधिकांश लोगों के फोन में होता ही है। तो इसकी मुख्य कार्यक्षमता होती है ट्रेन को सर्च करना कि कौन सी ट्रेन से हम जा रहे हैं तो हमें कौन सी ट्रेन मिलेगी, कौन सी ट्रेन हमारे लिए सही है। तो ट्रेन सर्च, सामान्य बुकिंग किस तरह से हम कर सकते हैं और विशेष महिला टिकट बुकिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, वो भी उससे बुक कर सकते हैं उसमें। और तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटा बुकिंग और कंफर्म टिकट को कैसे रद्द करना है, आप उसमें रद्द भी कर सकते हैं उसको अगर आपको नहीं जाना है तो। और ये IRCTC की एमजेट जो वेबसाइट है कि कैपिटल N कैपिटल G और स्मॉल E और कैपिटल T है वो वेबसाइट, और एमजेट मोबाइल ऐप के साथ इसको सिंक किया जाता है। इससे उपयोगकर्ता जो है वो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बुक किए गए ई टिकटों को आप देख सकते हैं, उनको कि आपने टिकट बुक किए हैं उसको आप उस पर करके आप देख सकते हैं, उनको रद्द कर सकते हैं कि हम नहीं जा रहे तो कैंसिल कर दिया चलो, या TDR आप उसको फाइल कर सकते हैं। और साथ ही ऐप लाइव आरक्षण है ना, जो आप उस पे लाइव आरक्षण जो है जानकारी किस तरह से ले सकते हैं उसकी, और फोन पर नोटिफिकेशन भी प्रदान करता है कि ये इसका आपको कंफर्म हो गया, देखिए नोटिफिकेशन आ गया, कंफर्म हो गया, आपने कैंसिल किया तो देखिए कैंसिल हो गया, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको उस पे मिल जाएगा। बहुत अच्छी से आरती तुमने जानकारी दी है। और इसी तरह बहुत सारे हमारे ऐप हैं जिसकी जानकारी हम इसके अगले भाग में अगले हफ्ते देंगे। तो अब आप सभी इन ऐप्स को अपने मोबाइल में देखे हैं कि नहीं है, और नहीं है तो आप तुरंत इनको डाउनलोड कीजिए। हाँ, क्योंकि बहुत जरूरी है और आपको काम आएंगे। अब इसको आपने इनको डाउनलोड कर लिया तो बिल्कुल। और हम सुनते हैं एक गीत। नजराना आ गया तेरा दीवाना, ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना, दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल भर जानी ना देना दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर है डूब के तुझको जाना, ये प्यार है गहरा सागर है डूब के तुझको जाना, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़। नस नस
दीवाना दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ 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 दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। किस्मत चमके, अरे किस्मत चमके, किस्मत चमके। आग में तप कर सोना, अरे और भी दमके, अरे और भी दमके, और भी दमके। हार जीत की बात प्यार में चली किसे समझाने, वो दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ 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 दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़। तो भाई नाचना आंगन टेढ़ा, इस पे देखो हमारे बहुत सारे साथियों ने संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि शादी के बाद जब नई बहू से खाना बनाने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि मैं खाना नहीं बना सकती क्योंकि खाना बनाने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। लोगों ने कहा तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ी वाली बात हो गई। आता नहीं है तो क्या हाँ, सर दर्द होने लग गया। इस बहाने तो हम लोग घर में कभी कभी बना देते हैं ना आरती, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मुझे मजा नहीं आ रहा है चाय बनाने, मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं होती है, आप बना दीजिए। ऐसे करते हैं ना बहाने। तो ये तो एक मई श्रोता है, उनका ले लेते हैं हम कमेंट। तो वो लिखते हैं कि हमें पब्लिक मंच पर बोलना ना आता हो तो हम मंच पर माइक या लाउड स्पीकर का दोष निकालने लगते हैं। मतलब भाषण करना ना आए और मंच का माइक टेढ़ा, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो खुद की अयोग्यता असफलता को स्वीकार करने की बजाय दूसरों को या परिस्थिति को हम दोष देने लगते हैं। और इसी तरह एक साथी लिखते हैं, राम ने श्याम से अपनी पेंटिंग बनाने को कहा, श्याम ने पेंटिंग खराब कर दिया और कहा कैनवास छोटा था या खराब था। इस पर तो यही कहावत लागू होती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वैसे कई बहाने हो जाते हैं। कई बार बहाने ऐसे भी होते हैं ना कि भाई अरे फोन लग नहीं रहा है, सिग्नल मिल नहीं रहा है, आवाज धीमी आ रही है, इस टाइप के बहाने होते हैं। बहाने बनाते हैं लोग। हाँ, और पिक्चर हॉल में जाना है, पिक्चर देखनी है, भाई टिकट नहीं मिल सकते क्योंकि हाउसफुल शो जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं किया है, तो बहाने अपनी पत्नी से ऐसे बना देते हैं, है ना। और एक साथी लिखते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक बहुत पुरानी और मजेदार कहावत है। इसका मतलब सीधा सा है, जब किसी को कोई काम करना नहीं आता तो वो अपनी कमी मानने के बजाय बहाने ढूंढता है और हालात को दोष देता है। जैसे कोई नाच नहीं जानता है लेकिन कहे कि आंगन ही टेढ़ा है इसीलिए नाच नहीं हो पा रहा है। असल में ये कहावत हमें हल्के फुल्के अंदाज में ये सिखाती है कि कई बार रुकावट बाहर नहीं हमारे अंदर होती है। अगर हम अपनी कमी को स्वीकार कर लें तो सुधार भी शुरू हो जाता है। बहुत सही बात कही है आपने। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आजकल इंसान सब कुछ सीख लेता है सिवाय अपनी गलती को मानने के। अगर रोटी जल जाए तो तवा नॉन स्टिक नहीं था, अगर परीक्षा में नंबर कम आए तो सिलेबस आउट ऑफ कोर्स था, तो क्या करते हम। और अगर सेल्फी खराब आ जाए तो दोष शक्ल का नहीं है बल्कि फोन का मेगापिक्सल और खराब लाइटिंग है। ये तभी तो हम अच्छे नहीं आए दिख रहे फोन में तुम्हारे। हमारे में तो कोई कमी नहीं है। और हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ आंगन कभी सीधा होता ही नहीं। आंगन का टेढ़ा होना हमारी नाकामियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बहुत सही इन्होंने लिखा है बात। और हमारे साथी लिखते हैं कि काम करने की योग्यता ना होना लेकिन बहाने बनाकर दोष दूसरों पर डालना वाक्य प्रयोग। जैसे रमेश को गिटार बजाना तो आता नहीं, अब कह रहा है कि गिटार के तार खराब हैं, इसे ही कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। यदि कोई सिलाई ना आने पर कपड़े को खराब बताए या खाना अच्छा ना बनने पर चूल्हे को देश दे तो इसका मतलब भी यही है कि भाई ये तो नाच ना आवे आंगन टेढ़े वाली बात है। और कई बार कहते हैं भाई सुई जो है धागा छोड़ रही है और हमने देखा नहीं, हमने ठीक नहीं किया, इसमें तेल नहीं डाला बहुत दिन से, तो अभी ये कपड़ा अच्छा नहीं सिलेगी। तो भाई वो तो आपने ही नहीं किया ना, तो बहाने तो बनाने ही पड़ेंगे। और हम लोग भी ना अक्सर करते हैं ना कि अगर कहीं नहीं जाना है तो कह दिया अरे हमारी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं, कोई जरूरी कहीं जाना है तो हमने मना करने के लिए उनको कोई ना कोई ऐसी बात कह दी। और छोटे बच्चे कैसे बहाना बनाते हैं जब स्कूल जाने की बात होती है, हम लोग नाच न जाने की वजह हम लोग बहाने नाच जाने आगे, मतलब बच्चे भी कह देते कि नहीं स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तभी तो हम नहीं मार्क्स ला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें
यहाँ पर आ बिल्कुल। जाती है। मतलब अपने अंदर की आप कमी को सुधारने की बजाय हम दूसरों के ऊपर दोष देने लगते हैं कि कभी पेपर खराब है तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो ये कमी है। कमी को अपनी स्वीकार करें तो अपने अंदर हम सुधार ला सकते हैं। जब हम सोचेंगे, जब हम अपनी कमी ही नहीं सुधारेंगे तो हम सुधार नहीं ला सकते, बस हम परिस्थितियों को दोष देते बैठे रहेंगे। बिल्कुल। और हम एक गीत सुनते हैं। तो आरती इस प्यारे से गीत के साथ अब कोई तुम बहाना तो करो मत। तुम नहीं, कोई कह रही बहाना थी कि नहीं मंजरी मैं नीचे वाले कमेंट्स पढ़ूंगी, मैं ऊपर से पढ़ूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल कोई बहानेबाजी नहीं। सारे सबको कमेंट जितना हम हो सकता है उतने ले लेंगे। ठीक है, तो लो पढ़ो। तो एक हमारे जो श्रोताएं लिखते हैं कि देखा जाए तो बहानेबाजी सिर्फ झूठ नहीं है बल्कि अपनी कमियों को ढकने का एक मजेदार तरीका है। वैसे मजेदार तो होता है और हम सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बहानेबाज जरूर हैं। आखिर हम बिना बहानों की जिंदगी इतनी दिलचस्प और हल्की फुल्की कहाँ होती। बात तो सही है। हाँ, आज तुमने सच में बहाना बनाया था क्या जब लंच टाइम में था?
बनाया तो था, समझ में आ गया, हम समझ बड़ी गए थे। देर बाद आपकी लाइट जली है पर की। लेकिन देखो जल तो गई ना। अब ये यहाँ पर एकदम संदेह कि उसमें सब कुछ छोड़ देते हैं कि इन लोगों ने क्या बहाने बनाए। फिलहाल तो हम इनके हमारे साथियों के बहाने पड़ते हैं। और आजकल का सबसे आधुनिक बहाना है, जब किसी का कॉल ना उठाना हो या मैसेज का जवाब ना देना हो तो सीधा आरोप मोबाइल नेटवर्क या खराब वाईफाई पर मर दिया जाता है। अरे यार फोन साइलेंट पर था, पता नहीं चला। ये भी इस श्रेणी का एक लोकप्रिय बहाना है। शहर चाहे छोटा हो या बड़ा, देरी से पहुंचने का सबसे भरोसेमंद साथी है ट्रैफिक जाम था, है ना? और भले ही देरी से अलार्म बजने के बाद दोबारा सो जाने की वजह से हुई हो, लेकिन सारा दोष सड़कों और गाड़ियों पर डाल दिया जाता है। वाकई में अलार्म का तो बढ़िया बहाना है। कॉलेज टाइम में ऐसा बनता था बहाना कि भाई अलार्म बजा नहीं, हम उठे नहीं, हमें समझ में नहीं आया कब बज गया अलार्म। ट्रैफिक में फंसे हुए, बहुत ट्रैफिक है, देखो इतनी आवाजें आ रही है बाहर से, सुनाई नहीं दे रहा, चाहे घर पे ही क्यों ना बैठे हो। अच्छा, हस्बैंड वाइफ में ऐसे बहाने बहुत चलते हैं आरती, बिल्कुल, है ना? तो हमारे साथी लोग याद करेंगे वो लोग क्या क्या बहाने बनाते थे और खुश हो। फिलहाल तो आगे और एक हमारे जो श्रोता लिखते हैं कि कल से पक्का वाले बहानेबाज जो ये बोलते हैं ना, कल से पक्का करेंगे, आज चलो छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज की बात होती है ना, पतले होने, उसमें ये होता है, एक्सरसाइज व्यायाम करना है नहीं, आज छोले भटूरे खा लेते हैं, कल से करेंगे और कल कभी आता नहीं, बिल्कुल है ना? तो ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये प्रजाति अक्सर जिम जाने, पढ़ाई करने या डाइट शुरू करने के संकल्पों के साथ पाई जाती है। इनका कल कभी नहीं आता। सोमवार इनके लिए दुनिया का सबसे शुभ दिन होता है, लेकिन विनम्बना यह है कि हर सोमवार को कोई ना कोई इमरजेंसी आ ही जाती है। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं बहानेबाजी भी एक कमाल की कला है। हर इंसान के पास बहानों का एक ऐसा पिटारा होता है जो जरूरत पड़ने पर जादू की तरह काम करता है। ये वो लोग हैं जो घर से निकले भी नहीं होते, लेकिन फोन पर कहेंगे भाई बस रेड लाइट पर खड़ा हूँ, 5 मिनट में पहुंचूंगा। हकीकत में उस वक्त तौलिए में बाल सुखा रहे होते हैं। इनका 5 मिनट इंडियन स्टिचिंग टाइम के हिसाब से चलता है, IST के हिसाब से चलता है। बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि देखा जाए तो मतलब इसमें कैसे कैसे बहानेबाज होते हैं, तो वो हल्की फुल्की बात मतलब बातों के अंतर्गत अरे बहानेबाजी तो हमारे देश में कमी नहीं है बहानेबाजों की, और ऐसे ऐसे बहाने मारेंगे कि ऐसी ऐसी नौटंकी करेंगे कि आपकी हंसी ही नहीं रुकेगी। कुछ लोगों की एक आदत होती है कि वो काम नहीं करना चाहते, उनका हमेशा का बहाना होता है मेरी तबीयत खराब है, आज ये दुख है, और वो आज ये दुख रहा है, कल वो दुख रहा है, आज पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है। लेकिन यही अगर उनको घूमने के लिए कह दिया जाए और तो वो हमेशा तैयार हो जाते हैं। मेरी जान पहचान की एक है, वो अपनी जेठानी के साथ में रहती हैं, पर उनका क्या है कि वो कभी वो काम नहीं करना चाहती, वो हर काम को अपनी मतलब वैसे रहती हैं कि वो अपनी कभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी मेरी सांस फूल रही है, तो कभी मेरा गला खराब है, या कभी मुझे खाने को दे दो, तो उनके लिए मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बहाना तैयार रहता है। आज तो आपने जो बहाना लिख दिया ना जेठानी जी के लिए, अब आप समझ जाइए कि आगे क्या होने वाला है। खैर नहीं समझ गए सारे लोग आपके बहानों को। बस, और हम सुन लेते हैं इसी पर एक गीत जी। बहाने क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो, बहाने क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो, अभी तो नया सांस है, आज हंसी तो कल भी हंसोगी, प्यार किसी दिन करने लगोगी, थोड़े दिनों की बात है, बहाने क्यों करती हो। सबसे तुम जुदा सही, हुस्न के खुदा सही, अदा ही अदा सही, हम भी बुरे तो नहीं, नजर में कदा सही, जुल्फ एक घटा सही, तुम पे सब फिदा सही, हम भी बुरे तो नहीं, कहाँ तक तड़पाओगी, राह पर आ जाओगी, कहाँ तक चढ़ पाओगी, राह पर आ जाओगी, अभी तो नया सांस है, आज मिली तो कल भी मिलोगी, आह किसी दिन भरने लगोगी, थोड़े दिनों की बात है, बहाने क्यों करती हो।
रंग के निखार पर, रूप की बहार पर, अनोखे सिंगार पर तुमको अगर नाज है, हमें इंतजार पर, दिले बेकरार पर, हमें अपने प्यार पर तुमसे बड़ा नाज है। अजी ये गुस्सा छोड़ो, अभी से दिल ना तोड़ो, अजी ये गुस्सा छोड़ो, अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया साथ है। आँख झुकी तो दिल भी झुकेगा, अब ये मिलन तो होके रहेगा, थोड़े दिनों की बात है, बहाने क्यों करती हो, हम तो तुम भी तो भाई देखो बहाने कैसे कैसे हैं कि लिखते हैं कि बिल्कुल सही। आपको क्या बताऊं सबसे बड़ा बहानेबाज कौन है? वो है सखी सहेली प्रोग्राम का ये सखा यानी कि मैं स्वयं, वो भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी के सामने। सुबह ऑफिस जाते वक्त धर्मपत्नी कहती है कि ये फल और सब्जियां लेते आना। व्यस्तता के कारण अगर मैं भूल जाऊं तो धर्मपत्नी से बहाना बनाना पड़ता है कि आज तो सब्जी मार्केट की छुट्टी थी, त्योहार या अमावस या पूर्णिमा के कारण कॉलोनी की दुकान पर क्वालिटी अच्छी नहीं थी और रेट भी ज्यादा लग रहे थे। डांट से बचने के लिए कहना होता है कल जरूर लेकर आऊंगा, अब तो अदरक इलायची वाली चाय पिला दो। शुक्र है सखी चाय पिलाती है। कितनी ईमानदारी से आपने अपनी बात को रख दिया है, तो ये आपका बहाना बड़ा अच्छा लगा। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि बहानेबाजी में अपना बचपन, अपने बच्चों का बचपन और अब बच्चों के बच्चों का बचपन, एक से बढ़कर एक बहाने और दलील। पोता हरी सब्जियां नहीं खाता और खिलाने पर कहता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी, तो बहू बोली तो ठीक है, शाम को कुछ मैं ऑनलाइन मंगवाने वाली थी पर जो तुम्हारा फेवरेट खाना है, पर छोड़ दो आज मैं कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि तुम्हें तो उल्टी लग रही है। बच्चा बेचारा बच्चा कुछ देर उसने सोचा, फिर बोला दादी सारी सब्जियों को एक साथ मैश कर दो तो मैं खा लूंगा। कितनी प्यारी बात है। और लिखते हैं कि भाई दुनिया के सबसे बड़े बहानेबाज तो पतिदेव हैं। कब क्या बहाने बना देंगे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भाई देखिए इसमें पतिदेव को ही मत कहिए, पत्नी अभी कम नहीं है बहानेबाज होती है। सर दर्द का बहाना है, कुछ काम नहीं कर सकते, हाथ पैर दर्द हो रहा है, ऐसे बहाने बनाते हैं। तो वही खाली उन्हीं को मत कहा जाए, ये दोनों लोगों के लिए लागू होता है, बिल्कुल है ना। तो इसी तरह एक और लिखते हैं कि बहानेबाजी अपने उत्तरदायित्व कार्यों या किसी काम को टालने के लिए जानबूझकर झूठे कारण, बहाने या बीमार होने का दिखावा करना है। ये एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ या जिम्मेदारी से बचने के लिए सच को छुपाता है। इसे टाल मटोल, हीला हवाला या आनाकानी करना भी कहा जाता है। बचपन में हम सभी ने बहुत बहानेबाजी की है। जब होमवर्क पूरा नहीं हो या काम करने का मन नहीं हो तो सबसे सटीक बहाना पेट और दांत में दर्द है। बहुत बार गार्जियन भाप जाते थे कि पेट में दर्द है तो आज तुमको पूरी पराठा कुछ नहीं खाना है, सिर्फ चावल दाल या दही चावल खाओ। ये सबसे बुरी कंडीशन होती थी कि जब ऐसा कहा जाता था। जी, और एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि जो आज के समय में जो बहाने बनाते हैं वो अक्सर जैसे आज तबीयत ठीक नहीं है, ये काम मैं कल कर लूंगा, समय नहीं मिला, बहुत व्यस्त था, या होमवर्क नहीं करने पर बच्चों का परमानेंट बहाना रहता है कि मैडम कर तो लिया था हमने लेकिन कॉपी जो वो घर पर रह गई है, तो ऑफिस आने में आज देर हो गई तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, नेट नहीं चल रहा था इसलिए काम पूरा नहीं हुआ, कंप्यूटर हैंग हो गया, फाइल सेव नहीं हो पाई। तो इस तरीके के बहुत सारे बहाने बनाते हैं। चलो एक गीत सुन लेते हैं। संभलता नहीं याद को, दिल संभाले संभलता नहीं याद को, पास आने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है।
आरती, देखो प्रोग्राम का समय भी समाप्त हो चला है, तो सभी को शाम ढलने को है। जी, तो अभी सभी अभी को तो शुरू हुई है शाम। हाँ, सभी लेते हैं प्रोग्राम से विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।